सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह सवेरे रेडोनी कुलगाम के मकाम पर एक झड़प शुरू हुई। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद मुहासरा किया गया। इस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान गोलीबारी शुरू हुई, इलाके का मुहासरा कर लिया गया। वहीं जिले में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि ये जो एनकाउंटर है ये आज सुबह सवेरे यहाँ रेडवनी करके एक जगह है, कुलगाम का इलाका है। तो यहाँ पे सुबह एक झड़प शुरू हुई। यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। काफी हसास इलाका माना जाता है ये रेडवनी वगैरह। तो यहाँ जो ही मुहासरा किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो उनका कांटेक्ट हुआ मिलिटेंट्स के साथ और इस बीच जो है गोलीबारी जो है वो शुरू हुई। क्योंकि इब्तदाई मरहले में यहाँ से और दोनों तरफ अतराफ से जो है गोलीबारी शुरू हुई थी, लेकिन वक्फे वक्फे पर वो जो है वो चलती रही। और अभी जो हमें इत्तला मौसूल हुई है गोलीबारी का सिलसिला जो है बंद हो चुका है, लेकिन मुहासरा जारी है और तलाशी कार्रवाई भी जो है अभी जारी है। और मुनज़्ज़म सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुलगाम पुलिस है एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने अभी तक 3 एनकाउंटर किए हैं, एक चिमर में, एक जडोरा में और अब एक रेडवनी में। और इन तीनों एनकाउंटर्स में अभी तक जो है 5 मिलिटेंट मारे गए हैं, चिमर में 3 जबकि जडोरा में 2। और ये जो रेडवनी वाला एनकाउंटर है ये भी काफी हसास है और यहाँ जी ज़हूर, अब बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। शुमाली दिल्ली के हिंदुराव इलाके में शरपसंदों ने सरेराह फायरिंग की। आईनी शाहिदीन के मुताबिक 4 गुंडे मंसूबाबंद तरीके से एक शख्स को निशाना बनाने आए थे। शरपसंद जिस अफराद को निशाना बनाने आए थे उसकी जानिब उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन गोली की जद में राहगीर आए, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। वारदात अंजाम देकर गुंडे वहां से फरार हो गए। गाजियाबाद में 2 ग्रुपों में झड़प हो गई। 2 खानदान के बीच इस जंग में एक शख्स की मौत हो गई है। दोनों फरीकों में मारपीट धारदार हथियारों से हुई। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद के 2 खानदानों में जंग, लाठी डंडे और चाकू से हुआ हमला। एक शख्स की मौत, एक की हालत तशवीशनाक। ये मोहम्मद मुराद हैं, जिनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में मातम की चादर पसरी हुई है, हर तरफ आहो बुका है। घर का एक चिराग गुल हो गया है, जबकि महलूक की भाभी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। दरअसल गाजियाबाद पुलिस स्टेशन साहिबाबाद इलाके में वाक़े शहीद नगर में 2 ग्रुपों में झड़प हो गई, जिसमें 2 खानदान आमने सामने आए और फिर हुई खूनी जंग। धारदार हथियारों से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें चाकू लगने से आबिद और उसकी भाभी जख्मी हो गए। हमले में जख्मियों को फौरी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने आबिद को महलूक करार दिया, जबकि आबिद की भाभी की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। आबिद के भाई मोहम्मद मुराद इस खूनी लड़ाई के चश्मदीद गवाह हैं। सर यहाँ पे बस मेरा भैया खड़ा था यहाँ पे। अब मेरा भैया बस थोड़ी सी ये बात हुई है, उससे नू कह रहा था वो यहाँ से चला गया और उसकी बहन नू कह रही थी यहाँ से चलाया उसकी बहन नू कह रही थी छोटे छोटे कत्ले कर दूंगी, उसकी बहन नू कह रही थी छोटे छोटे कत्ले कर दूंगी। बस मैं थोड़ा सा आगे हुआ, बस इतना फाड़ हुआ उसके साथ। किसने मारा आपके भाई को? और उसका नाम क्या, उसके बड़े छोटे वाले भैया का नाम क्या उसका? एक तस्लीम नाम है। उनने आगू छुरी को चले सर मेरे सामने, आगू के सामने, और मार के सीधा इधर को भगाया सर। और इधर को भाग के जाकर चौके पर सर मैं उठा के सीधा वहां लेके सीधा चीखी में सर। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। आसिफ, आरिफ और उसके वालिद को हिरासत में लिया गया है। साहिबाबाद थाने में तहरीरी शिकायत दर्ज कर ली गई है और तफ्तीश जारी है। आज साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर में बच्चों के आपसी विवाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में आबिद नामक एक युवक और उसकी भाभी चाकू लगने से घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां
आबिद की मृत्यु हो गई। उसकी भाभी अभी अस्पताल में उपचाराधीन है। परिजनों से घटना के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। घटना में शामिल 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन 2 खानदानों की लड़ाई में एक खानदान को ऐसा जख्म मिला है जिसका मुंदमिल होना आसान नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गाजियाबाद से रोहित सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हदबंदी कमीशन के जम्मू कश्मीर दौरे का आज चौथा और आखिरी दिन है। हदबंदी कमीशन के मेंबरान किश्तवाड़ के बाद कल जम्मू पहुंचे थे, जहां मुख्तलिफ सियासी और समाजी वफूद ने कमीशन से मुलाकात की। एनसी, बीजेपी, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, अपनी पार्टी, सीपीआई, बीएसपी और एनसीपी के वफ्द से भी हदबंदी कमीशन के मेंबरान ने मुलाकात की। वाज़ेह हो कि कमीशन के मेंबरान ने कल किश्तवाड़ में खित्ते चनाब के लगभग 42 वफूद से मुलाकात की। उनमें सियासी समाजी जमातों के वफूद शामिल थे। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर जुड़ चुके हैं। समीर, जम्मू के वफूद से कमीशन की मुलाकात हुई कल, और आज जो है कमीशन मीटिंग भी करने माफ कीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल बहुत हेक्टिक रहा इनका शेड्यूल। सबसे पहले जो चुनाव वैली में ये 42 डेलीगेशन से मिले, और उसके बाद जम्मू में जब शाम को ये 3 बजे के बाद उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, तो ये मीटिंग का जो दौर है मुख्तलिफ डेलीगेशन के साथ वो तकरीबन 11 साढ़े 11 तक चलता रहा, जिसमें न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी या बाकी बीएसपी, पैंथर्स पार्टी, जितनी भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है वो मिले हैं। बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे रिफ्यूजीज हैं, कश्मीरी पंडित हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, ओबीसी, एसटीज, जितने भी लोग हैं वो मुख्तलिफ डेलीगेशन के रूप में वहाँ पे उनसे मिले। और डीडीसी मेंबरान जो चुने हुए हैं, पंचायत सरपंच और उनके डेलीगेशन डीडीसी मेंबरान, तो मुख्तलिफ शेड्स के लोग वहाँ उनसे मिले। कल बहुत हेक्टिक रहा उनका दौरा डे शाम तक। और आज की अगर हम बात करें तो डीसी जो 7 डीसीज हैं जम्मू डिवीजन की, क्योंकि 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 में से 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के डीसीज उनसे कल ही मिले हैं। जब वो चुनाव वैली के दौरे पे थे, किश्तवाड़ के दौरे पे थे, तो वहाँ मिले हैं। तो बाकी बकाया जो भी 7 डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं जम्मू डिवीजन के, वो आज उनसे मुलाकात करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जो है उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद तकरीबन 12:15 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे। लेकिन जो 4 दिन का ये दौरा है, इसलिए हम इसको कामयाब मानेंगे कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई उनकी। कश्मीर वैली में 2 दिन और यहाँ जम्मू डिवीजन में 2 दिन, तो मुख्तलिफ लोगों से मिले। पीडीपी को छोड़कर हर कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले, छोटी से बड़ी पार्टी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, और उसके साथ साथ चुने गए मेंबरान जो 5 हैं, और सब ने अपनी बातें रखी। और सभी का ये कहना था, और अच्छी बात ये रही कि पैंथर्स पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, सभी ने ये कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी सीटें बढ़नी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। किसी भी एक रीजन को दूसरे रीजन से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होनी चाहिए। और एक अच्छी एटमॉस्फेयर में एक अच्छी पॉजिटिव नोट इसको हम कह सकते हैं। सिर्फ बीजेपी का जो कहना था कि जो पीओके में जो रिजर्व सीट्स हैं, तो 24 सीटें हैं असेंबली की, उनको डीफ्रीज, उनमें से 8 सीटों को डीफ्रीज किया जाए। कश्मीर पंटू ने भी 3 सीटों की मांग की है। जो रिफ्यूजीज हैं उन्होंने 2 सीटों की मांग की है। इसी तरह से वाल्मीकि समाज है, सिख लोग हैं, उन्होंने कहा कि 5 सीटें मिलनी चाहिए। डिमांड्स अपनी जगह है, लेकिन एक अच्छे एटमॉस्फेयर में बात हुई, अच्छे माहौल में उन्होंने सुना, सभी को सुना उन्होंने। और जो ये अब बन के आएगा, वो जब दिल्ली जाएंगे तो उस पर वो बैठेंगे, और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो हो वो हो सकती है। जी बिल्कुल समीर, 4 रोज़ का दौरा आज कंप्लीट होने जा रहा है, और आज जो है कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा पार्सल बम धमाका केस के मुलजिमीन को आज पटना की एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। नासिर, इमरान और कफील की तहवील आज खत्म हो रही है, जबकि सलीम अस्पताल में जेर इलाज है। ख्याल रहे कि 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर धमाका हुआ था। इस मामले में हैदराबाद से इमरान और नासिर को गिरफ्तार करके पटना लाया गया था।
तो आपको बता दें कि दरभंगा पार्सल बम धमाका केस के मुलजमीन को आज पटना की एनआईए अदालत में पेश किया जाएगा। नासिर, इमरान और कफील की तहवील आज खत्म हो रही है, जबकि सलीम अस्पताल में जेर इलाज है। ख्याल है कि 17 जून को दरभंगा जंक्शन पर धमाका हुआ था। इस मामले में हैदराबाद से इमरान और नासिर को गिरफ्तार करके पटना लाया गया था। के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज चिराग पासवान की अर्जी पर समाअत है। ये सुनवाई लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जे को लेकर होगी। चिराग पासवान ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चैलेंज किया गया है जिसमें उनके चचा पशुपति पारस की क़यादत वाली ग्रुप को पार्लियामेंट में एलजेपी के तौर पर तस्लीम किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच इस मामले की सुनवाई करेंगी। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, चिराग पासवान ने जो अर्जी दायर की है उस पर आज समाअत होनी है। क्या माना जा रहा है, क्या चिराग पासवान के हक में कोई फैसला आ सकता है? जी देखिए, पासवान ने लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके फैसले को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि चिराग पासवान की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि क्योंकि उनके एलजीपी कोटे से फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद की तरह मनोनीत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एलजीपी के कोटे में 75% जो लोग हैं वो फिलहाल चिराग पासवान गुट से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ पशुपति पारस को उसी पार्टी ने निष्कासित किया है। क्योंकि मामला अभी इस पार्टी में दल बदल को लेकर चुनाव आयोग में लंबित है, लिहाजा ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि एलजीपी के कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले में जो गुट की लड़ाई है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट लगभग 11:30 बजे के आसपास रेखा पल्ली की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि चिराग पासवान की जो मांग है उस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट कितना संतुष्ट होता है। लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर से कहीं ना कहीं जो लड़ाई थी पार्टी की उसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सबसे जो उनका इम्पोर्टेंट प्रेयर है, जो उनकी इम्पोर्टेंट मांग है वो यही है कि एलजीपी की कोटे से मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं पशुपति पारस, क्योंकि मामला अभी चुनाव आयोग में लंबित है। जी वही सुशील ये बताया, क्योंकि एलजेपी के जो लीडरान है वो पशुपति पारस की हिमायत में है और मोदी के नए कैबिनेट में भी पशुपति पारस का नाम ही शामिल है, वही शामिल है और चिराग पासवान वहां पर कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए हैं। तो क्या इन सब चीजों के होते हुए भी चिराग पासवान के लिए कोई बेहतर कोई पॉइंट उनके हक में हो सकता है इस समाअत में? जी देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चिराग पासवान के हक में हाई कोर्ट फैसला देता है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिस तरह की बात कर रहे थे और पशुपति पारस ने जिस तरह उनकी पार्टी में बगावत की, उससे ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में केंद्र सरकार की एक बड़ी मंशा थी और इसीलिए जो फिलहाल ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने एलजेपी का नेता सदन पशुपति पारस को माना था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में चिराग पासवान की तरफ से ये जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार की तरफ से भले ही उन्हें मंत्री बनाया गया हो, लेकिन वो फिलहाल पशुपति पारस के मामले में जो फिलहाल अध्यक्ष पद की लड़ाई है उसको लड़ते रहेंगे। अब महत्वपूर्ण बात इस मामले में दो है कि हाईकोर्ट में अगर मामला लंबित है तो क्या पशुपति पारस को इस पूरे मामले में कोई झटका मिल सकता है, और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पशुपति पारस की तरफ से कल जब उन्होंने अपने पदभार को ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के जो असली फिलहाल हकदार हैं वो फिलहाल पशुपति पारस हैं और कर्म क्षेत्र में जो उनका कर्म क्षेत्र है उसका अधिकार पहले पशुपति पारस को है। चिराग पासवान उनके बेटे हैं, इसलिए उनका अधिकार उनकी प्रॉपर्टी में है। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी ये मन बना चुके हैं कि अगर चिराग पासवान इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मजबूती से पशुपति पारस भी अपनी बात रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ये तय करेगा कि जो फिलहाल क्लेम
चिराग पासवान कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि 75% जो लोग हैं वो फिलहाल चिराग पासवान की तरफ है। ऐसे में क्या पशुपति पारस के मंत्री पद पर शपथ लेने की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मामला चुनाव आयोग में लंबित है, लिहाजा उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो ये हाईकोर्ट को तय करना है कि जो आरोप फिलहाल चिराग पासवान याचिका दाखिल करके लगा रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के जरिए कोरोना कहर में प्राइवेट स्कूलों के जरिए स्कूल फीस नहीं बढ़ाए जाने के फैसले से नाराज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तालीमी सिलसिला बंद करके हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना कहर में स्कूल नहीं खुलने के बावजूद उनके जरिए ऑनलाइन क्लासों के इनकाद का सिलसिला जारी रखा गया है। वहीं तलबा के जरिए ऑनलाइन क्लास तो की जा रही है लेकिन फीस जमा नहीं की जा रही है, जबकि स्कूलों के जरिए असातिज़ा को तनख्वाह की अदायगी किए जाने से प्राइवेट स्कूल मालिकान की हालत खस्ता हो गई है। वहीं दूसरी जानिब महकमे तालीम ने स्कूल फीस नहीं बढ़ाने को लेकर अहकाम जारी करके उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमत से प्राइवेट स्कूलों को स्पेशल पैकेज देने का मुतालबा किया है। मुतालबात पूरे नहीं होने पर 12 जुलाई से रियासतगीर सतह पर ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। हम लोग अभी तक भी पैसा नहीं मिल रहा, उसके बाद की स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं। 12 जुलाई के बाद हम तो उम्मीद करते हैं सरकार हमारी बात सुनेगी और हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब तो आपके माध्यम से अपनी बात आज करें। नहीं माने तो आप स्टाफ की नहीं माने तो बंद करना पड़ेगा। स्टाफ को हम कुछ नहीं कर सकते, कहाँ से देंगे सैलरी? जब उसकी दिक्कत हो जाएगा फीस नहीं आएगी, फीस नहीं आएगी, सैलरी कहाँ से देंगे? भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, पैंडेमिक में जहां हर शोबे पर असर पड़ा है और बिजनेस पर असर पड़ा है, वहीं स्कूल मालिकान जो है वो भी काफी जूझ रहे हैं। इनकी फिक्र को, इनकी मुश्किलात को समझने की जरूरत है जी। कि 1.5 साल से हुकूमत ने कोरोना के कहर में स्कूलों को जो है बंद कर रखा है। तलबा की तालीम का सिलसिला, बच्चे एक्चुअल नहीं जा रहे हैं लेकिन वर्चुअल तौर पर उनकी पढ़ाई हो रही है और जो वर्चुअल पढ़ाई हो रही है तो स्कूल के स्टाफ को तनख्वाह देनी पड़ रही है। ऐसे में उनका जो मुतालबा है कि वो जब स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, फीस जमा नहीं हो रही है और जो बच्चे जो है कुछ आ भी रहे हैं तो उनको जब फीस नहीं जमा की जा रही तो असातिज़ा को तनख्वाहें कहाँ से दें। उन्होंने मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट अगर जो स्कूल को नहीं खोलने दे रही है, फीस में इजाफा नहीं करने दे रही है, तो उसे चाहिए कि स्कूलों को जिंदा रखने के लिए कोई स्पेशल पैकेज दे तो अपना काम जारी रखेंगे। और अगर हुकूमत उनके मुतालबात को नहीं मानती है तो उनका कहना कि स्टाफ, जितने भी लोग स्कूल के स्टाफ में है, जब ऑनलाइन क्लास होती है तो उनको स्कूल में बुलाना पड़ता है और उनको सोशल डिस्टेंस के साथ ऑनलाइन क्लास में जो है शमूलियत होती है। स्टाफ की सैलरी और जो दीगर स्टाफ है उन तमाम लोगों को जो है 1.5 साल से वो दे रहे हैं। ऐसे में उनके पास इजाफी फंड नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 12 जुलाई तक का टाइम दिया। अगर हुकूमत मुतालबात को पूरे नहीं करती है तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद करने का जो है ऐलान किया है। लेकिन हुकूमत ने जो एकाम जारी किया है कल शाम को, उसमें उसने कहा है कि ताहकुमसानी स्कूल जो है फीस में इजाफा नहीं कर सकेंगे। लेकिन स्कूलों के सामने दो मुश्किलात है, एक तो है कि फीस में इजाफा नहीं कर सकेंगे, दूसरे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। जब स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनके वालिदैन फीस भी जमा नहीं कर रहे हैं। वालिदैन का जवाब यह है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम फीस क्यों जमा करें। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ऑनलाइन जो टीचिंग हो रही है तो जो टीचर्स है वो तो स्कूल आते हैं, अपनी ड्यूटी को, अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। अगर उनको फीस नहीं जमा की जाएगी तो उनको तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी। तो ये टकराव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइंदा दिनों में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो भी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। रेलवे और मवासलाहत और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर अश्विनी वैष्णव ओहदा संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अपने दफ्तर के स्टाफ को 2 शिफ्टों में काम करने के अहकाम जारी किए हैं। पहली शिफ्ट सुबह 7 से शाम 4 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट 3 बजे से रात 12 बजे तक होगी। वजारत रेल के एडीजीपी RDJ नारायण ने वाजे किया है कि यह अहकाम सिर्फ वजारत के हुकाम और स्टाफ के लिए है, रेलवे मुलाजमीन के लिए नहीं। कैबिनेट विस्तार के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल अपना कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालने के बाद अश्विनी वैष्णव तुरंत ही एक्शन में नजर आए। उन्होंने रेलवे में 2 शिफ्ट में काम करने के अधिकारियों और वहां के एम्प्लॉयों को आदेश दे दिए हैं, यानी कि अब रेलवे में 2 शिफ्टों में काम किया जाएगा। पहली जो शिफ्ट शुरू होगी वो सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट
3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होगी। यानी कि एक्शन में जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि रेलवे का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया था कि ये जो फेरबदल हो रहा है और जो मंत्रालय चेंज किए जा रहे हैं और साथ ही जो नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है उसका मकसद सिर्फ एक है कि कैसे देश का विकास किया जाए। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से एक्शन में मोदी सरकार के नए मंत्री दिख रहे हैं उसका क्या असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार के कई अजला में मुसलसल बारिश और सैलाब की वजह से लोगों की परेशानियों में लगातार इजाफा हो रहा है। नदियों की सतह आब में इजाफा होने के सबब नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब हम लोग घर से आ रहे हैं, बहुत परेशानी है। 4 रोज से पानी हेल के नहीं होता है तड़पने के लिए, तो बाल बच्चा टपाता है तब आते हैं बाहर। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ खरग नदी 1 हफ्ते से पानी तबाही मचा रखी है। पुल सड़क जितने भी हैं सब डूब गए हैं। यहाँ आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। यहाँ का लोग 25 सबको पकड़ पकड़ कर इस पार उस पार कर रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई भी महफूज नहीं, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।